हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? पीएमआई। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है कि सबसे पहली बात क्या कि मैं ना तुम लोगों को एनसीईआरटी के ए टू जेड जितने भी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस है, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, या जितने भी कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थ्योरी में भी होते हैं। एनसीईआरटी क्या करता है कि थ्योरी को समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेता है। तो एनसीईआरटी के थ्योरी में जितने क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स में जितने क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं ए टू जेड सॉल्व करूंगा। ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन सेम टाइप के हों, चाहे वो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हों, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा ए टू जेड। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि सेम टाइप के क्वेश्चन है तो वो क्या कर सकता है, उस क्वेश्चन को जंप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये जो नोट्स बनेगा इस चैप्टर का, उस नोट्स को मैं क्या करूँगा, मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से जाके तुम जैसे जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से जाके तुम चैप्टर के पीडीएफ, इस चैप्टर की पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है। फर्स्ट रीजनिंग इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकेंड रीजनिंग इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। देखो जो डिडक्टिव रीजनिंग है ना, ये एक नॉर्मल पर्सन जो कि मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है वो भी इस रीजनिंग को यूज़ करता है अपने डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जांपल, जैसे इस रीजनिंग में क्या होता है कि हम ना पहले दो स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं। ठीक है। उसके बाद इस पहले दो स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं, फिर उसके बाद उन दो स्टेटमेंट से तीसरा स्टेटमेंट को डिड्यूस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला क्या कि 8 इज डिविजिबल बाई 2। 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। फिर मैंने सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज एन इवन नंबर। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब इन दो स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमने क्या डिड्यूस कर लिया, हमने ये डिड्यूस किया कि 8 इज एन इवन नंबर। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि पहले दो स्टेटमेंट जो होते हैं वो दो स्टेटमेंट को या तो करेक्ट होता है या फिर हम उसे अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट, पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, उसके बाद हम तीसरा स्टेटमेंट पहले दो स्टेटमेंट से डिड्यूस कर लेते हैं। ये बिल्कुल जिसको कहा जाए ना कि कॉमन रीजनिंग है या कॉमन सेंस है जिसको कहा जाए, इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। जैसे एक सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला कि एनी नंबर विच हैव टू प्राइम फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मैंने क्या बोला कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ दो ही प्राइम फैक्टर है, एक वन और वो नंबर इटसेल्फ, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला कि टू हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर दैट इज टू इटसेल्फ। तो ये पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमने क्या डिड्यूस कर लिया कि टू इज अ प्राइम नंबर। टू हमारा क्या प्राइम नंबर है। तो पहला दो स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो पहले दो स्टेटमेंट से हमने क्या किया, तीसरा स्टेटमेंट को डिड्यूस कर लिया। ठीक है। जैसे एक सिंपल लॉजिक लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर कोई स्टूडेंट दिन में 8 आवर्स पढ़े तो वो क्या होगा, अपने क्लास में टॉप करेगा।
इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, बट मान लो कि हमने अज्यूम कर लिया कि अगर कोई भी स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ता है दिन में तो अपनी क्लास में टॉप करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट मैंने क्या बोला कि राम जो है वो दिन में 8 घंटे पढ़ता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इस दो स्टेटमेंट से हमने क्या डिड्यूस कर लिया कि राम अपने क्लास में टॉप करेगा, तो इस कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। एक एग्जांपल और ले लो लास्ट में, जैसे मैंने बोला कि सुकरात इज अ मैन, सुकरात ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। जैसे मैंने क्या बोला कि सुकरात एक मैन है, फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला कि ऑल मेन आर मोर्टल, जितने मेन होते हैं मोर्टल होते हैं, अमर होते हैं। तो पहला दो स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो तीसरा स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हो जाएगा, सुकरात इज मोर्टल, सुकरात क्या हो जाएगा हमारा, मोर्टल हो जाएगा, सुकरात भी क्या होगा, अमर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या होता है, इस कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग का हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा, जैसे हमने डिडक्टिव रीजनिंग में क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ जनरल केस टू पर्टिकुलर केस। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं हम लोग कि जनरल केस से पर्टिकुलर केस में जाते हैं। जैसे हमने बोला ना कि एनी नंबर 8 इज डिविजिबल बाई 2, 8 क्या 2 से डिविजिबल है। उसके बाद फिर हम लोग ने जनरलाइज क्या कर दिया, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। तो ये हमारा क्या है, जनरल केस है। फिर हमने पर्टिकुलर केस क्या अज्यूम कर लिया, मतलब क्या डिड्यूस कर लिया कि 8 इज एन इवन नंबर, 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं कि एक ऐसा रीजनिंग है जिससे हम लोग जनरल केस को पर्टिकुलर केस, मतलब जनरल रीजनिंग से पर्टिकुलर रीजनिंग में जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, या एप्लीकेशन ऑफ जनरल केस टू अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, जैसे डिडक्टिव रीजनिंग बोरोड फ्रॉम द स्टडी ऑफ लॉजिक, ये क्या होता है, सिंपल लॉजिक है, मतलब एक जिसको तुम कह लो कि एक कॉमन सेंस है। इज एन आर्गुमेंट, ये एक आर्गुमेंट है एक्सप्रेस्ड इन 3 स्टेप्स। ये एक ऐसा आर्गुमेंट है जिसको हम 3 स्टेप्स में एक्सप्रेस करते हैं। पहला स्टेप क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल में हमने लिया सुकरात इज अ मैन, सुकरात क्या हमारा एक मैन है। बी में हमने क्या बोला, ऑल मेन आर मोर्टल, जितने भी मेन होते हैं ना वो मोर्टल होते हैं, अमर होते हैं। देयरफॉर सुकरात इज मोर्टल, तो फिर सुकरात क्या हो जाएगा, मोर्टल हो जाएगा। तो अगर यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर ट्रू, अगर ए और बी ट्रू है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा सी इज ट्रू। अगर ए और बी ट्रू है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, सी इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा हो गया एग्जाम्पल पेज नंबर 2। सेकंड एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे हमने पहले बोला एक स्टेटमेंट क्या बोला, 8 इज डिविजिबल बाई 2, 8 जो हमारा 2 से डिविजिबल है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, एनी नंबर which is divisible by 2 is an even number। ठीक है, अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमने तीसरा स्टेटमेंट क्या डिड्यूस कर लिया, 8 इज एन इवन नंबर, 8 क्या हमारा इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये डिडक्टिव रीजनिंग के बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों इंडक्टिव रीजनिंग में। सेकंड हमारा डिडक्टिव रीजनिंग फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड में आ जाते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि ये जस्ट रिवर्स है डिडक्टिव रीजनिंग का, ये कॉमन सेंस नहीं है। ये जिसके पास काफ़ी आईक्यू होता है, जो मैथमेटिशियन होते हैं, वो इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं, ये कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते थे कि जनरल केस से, जनरल केस हमें पता होता है, तो जनरल केस से पर्टिकुलर केस में जाना बहुत ईजी है, बट पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करके जनरल केस में जाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में, क्या करते हैं कि जो हम लोग पर्टिकुलर केस होता है उससे जनरल केस में जाते हैं।
इसका क्या मतलब है वो अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। उससे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर केस टू जनरल केस। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर केस से हम लोग जनरल केस में जाते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग डिपेंड्स ऑन वर्किंग विथ ईच केस। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर केस है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करके एक थ्योरम बना देते हैं। ठीक है, और वो थ्योरम कभी कभी बन जाता है, कभी कभी कंजक्चर बन जाता है। कंजक्चर किसे बोलते हैं, कंजक्चर उस थ्योरम को बोलते हैं या फिर उस मैथमेटिकल ये स्टेटमेंट को बोलते हैं विच हैव नो प्रूफ, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्चर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में कि पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करते हैं, फिर पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करके या तो हम एक थ्योरम डिड्यूस कर लेते हैं या तो फिर हम क्या करते हैं एक कंजक्चर डेवलप कर लेते हैं। हर एक केस को ऑब्जर्व करते करते क्या करते हैं एक थ्योरम या एक कंजक्चर हम लोग डिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लो इसमें, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने बोला कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 1 प्लस 1/2, ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कि ये ऐसे लिखना कितने मतलब ये सोचना कि 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 प्लस 1/2, ये टफ है। ऐसे तो सोचना एक कॉमन सेंस तो है नहीं। फिर अगर मैं बोलूँ कि 1 प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 प्लस 1/2। देख लो 1 प्लस 2 इज 3, यहाँ से 2 कैंसिल होके 2 प्लस 1 इज 3। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है पहले 2 नेचुरल नंबर का सम, यहाँ पे क्या है पहले 3 नेचुरल नंबर का सम। तो इसको मैंने क्या लिखा पहले 3 नेचुरल नंबर का सम, तो क्या लिखा 3 इंटू 3 प्लस 1/2, ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि फिर मैं इन सारे केसेस को ना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये सारे जो केसेस हैं ना इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फिर मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे लिख लिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास पहले 4 नेचुरल नंबर का सम, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 प्लस 1/2। देख लो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 10, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, और ये 2 से कैंसिल होगा 5 2 10। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस केस को मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बोला कि 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 2 डेट इज 3, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ कितने नेचुरल नंबर का सम है 2 नेचुरल नंबर का सम है, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 1/2। इस फिर मैंने क्या किया कि पहले 3 नेचुरल नंबर के सम को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 प्लस 1/2। तो इन ऑब्जर्वेशन को अगर मैं फॉलो करूँ, एक और लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, पहले 5 नेचुरल नंबर का सम, यहाँ से क्या आएगा 15। तो इसको पहले 5 नेचुरल नंबर का सम, तो इसको मैंने क्या लिखा 5 इंटू 5 प्लस 1/2। ये पैटर्न नहीं तुम्हें लग रहा है, तो क्या हो जाएगा देख लो 5 प्लस 1 6, 2 से डिवाइड होगा तो 3, 3 इंटू 5 15। तो इस पैटर्न को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैंने क्या बोला कि अगर ये सारे पैटर्न सही आ रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले n नेचुरल नंबर का सम, पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। इसे हम क्या बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक एक पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व किया, और पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करके फाइनल हमने क्या निकाल दिया, एक फॉर्मूला हमने डिड्यूस कर दिया। अब ये फॉर्मूला ट्रू भी हो सकता है, अगर मैंने इस फॉर्मूले का प्रूफ कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा थ्योरम बन जाएगा, और अगर इसका कोई प्रूफ नहीं हुआ तो फिर ये क्या रह जाएगा कंजक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया एक जनरल रिजल्ट आ गया। ये जनरल रिजल्ट कैसे आया, ये जनरल रिजल्ट हमें मिला कि बाय ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी पर्टिकुलर केस, हमने पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करके एक जनरल केस पे पहुंच गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या हमारे पास, सेकंड एग्जांपल देख लो, एग्जांपल 2। अगर मैंने ऐसे लिखा 1 को मैंने क्या लिखा, 1 को मैंने बोला 1 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने बोला 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 क्या होगा, पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया तो 1 प्लस 3 क्या होगा
सॉरी 1 + 3 = 4, 4 को मैंने क्या लिखा 2। तो यहाँ मुझे पैटर्न क्या पता चल रहा है कि अगर मैंने पहले एक फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर लिया तो वो किसके इक्वल हो गया 1² के, और अगर मैंने फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया, पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया तो वो किसके इक्वल हो गया 2² के। तो देखा मैंने कि अच्छा ये तो पैटर्न दिख रहा है, तो फिर मैंने क्या बोला कि चलो एक बार और देखते हैं, पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर क्या है ऑड नेचुरल नंबर 1, दूसरा ऑड नेचुरल नंबर क्या है 3, तीसरा ऑड नेचुरल नंबर क्या है 5। तो ये किसके इक्वल हो गया 5 + 3 8 + 1 9, तो ये तो 9 के इक्वल हो गया। ठीक है, कितने ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया, फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3², कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार और देखते हैं, फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर लेता हूं 1 + 3 + 5 + 7 लेता हूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 16 के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4² के। तो यहां से मुझे पैटर्न क्या पता चल रहा है, यहां से मुझे पैटर्न ये पता चल रहा है कि अगर मैं फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर लूं, मीन्स 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके कहां तक जाना है, इसको मैं लिख सकता हूं 2n - 1। मैंने क्या किया फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम लिखा। ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, ये n टर्म्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम लिया तो ये किसके इक्वल होगा n² के। ये मैंने अभी प्रूफ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, ये जो पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर केस से हम लोग इस जनरल केस पे पहुंचे। ठीक है, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व किया और पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करते करते हमने क्या बोला कि एक जनरल केस ले लिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया n² के। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते थे, इसको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको हम बोल सकते थे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल मिल रहा है n × n + 1/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक इसकी मोटिवेशन देखो, इस चैप्टर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं कि इस टाइप के जितने रिजल्ट्स आएंगे ना जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होगा, देखो इसमें भी नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है, इससे पहले जो हमने क्या किया इसमें भी नेचुरल नंबर इन्वॉल्व था। तो जितने भी इस टाइप के रिजल्ट आएंगे जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होगा, इन सारे रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे इस चैप्टर में, मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में प्रूफ करेंगे। ठीक है, और प्रूफ करने के लिए जो मोटिवेशन आया या फिर बोलो कि जिस वेल डिफाइंड एल्गोरिदम से हम प्रूफ करेंगे, उस वेल डिफाइंड एल्गोरिदम के पीछे क्या मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है वो देख लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स होंगे ना विच इन्वॉल्व नेचुरल नंबर, उसको हम प्रूफ करेंगे इस चैप्टर में। जैसे इसमें क्या है कि तुम सपोज दैट ऐसे देखो कि हमारे पास कोई एक फ्लोर है। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लोर है, इस फ्लोर में टाइल्सें रखी, टाइल्स जो होते हैं ना वो टाइल्स रखी हुई है। जैसे ये फर्स्ट टाइल हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइल हो गया, ये हमारा थर्ड टाइल हो गया, ये फोर्थ टाइल हो गया। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइल्स रखी हुई है फ्लोर पे, ऐसे करके। ठीक है, इसको हमने क्या बोला फर्स्ट टाइल, इसको हमने बोला सेकंड टाइल, इसको हमने बोला थर्ड टाइल, इसको हमने बोला फोर्थ टाइल, इसको हमने बोला केथ टाइल। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, इसको के आगे क्या होगा k+1th टाइल, इसको हमने क्या बोला k+2th टाइल, इसको फिर हमने बोला rth टाइल, इसको क्या बोला r+1th टाइल। ठीक है, ऐसे करके ना मतलब काउंटलेस टाइल्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक फ्लोर पे।
अब यहाँ पे कुछ क्या है कि जैसे हमने कुछ एज्यूम कर लिया, यहाँ पे हमने क्या बोला, हाइट ऑफ ईच टाइल, जितने भी टाइल हैं उनके हाइट को हमने क्या बोला, इस सेम, वो सेम है, से m सेंटीमीटर। हमने क्या बोला कि जितने भी जो टाइल्स रखी है ना, इन सारे टाइल्स का जो हाइट है वो सेम है, और उसको हमने क्या बोल दिया, m सेंटीमीटर के इक्वल है। दूसरा एजम्पशन क्या किया हमने, डिस्टेंस बिटवीन ईच टाइल इज सेम, से n सेंटीमीटर। पहला एजम्पशन क्या किया, पहला एजम्पशन क्या किया कि हमने कि जितने भी टाइल्स हैं ना, उन सारे टाइल्स की हाइट सेम है, मतलब इसकी सारे की हाइट सेम है, और किसके इक्वल है, m सेंटीमीटर के इक्वल है। दूसरा एजम्पशन हमने क्या किया कि जो डिस्टेंस है ना, ये सारे टाइल्स के जो बीच का डिस्टेंस है ये भी सेम है, इसको हमने क्या बोला, n सेंटीमीटर के इक्वल है। ये जितने भी डिस्टेंस है, देखो ये थोड़ा बनाने में, फिगर बनाने में थोड़ा छोटा हो गया, बट ये सारे डिस्टेंस सेम है, सारे डिस्टेंस किसके इक्वल है, n सेंटीमीटर के, ठीक है। और इस टाइल्स को हमने क्या बोला, kth टाइल है। उसके बाद हमने क्या ज्यूम कर लिया कि जो इस दो टाइल्स के जो बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है इस जो टाइल्स की जो हाइट है उससे कम है। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये है कि अगर मान लो कि सपोज डैट कि हमारे पास ऐसे करके दो पेन्स हैं, ये देखो ये दो पेन्स हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, ये दो पेन है। अब मान लो कि अगर इन दोनों पेन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो अगर इन दोनों पेन के हाइट से कम होगा तो क्या होगा, पेन कुछ ऐसे जाके गिरेगा। अगर मान लो कि इन दोनों पेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, पेन के हाइट के इक्वल होगा, मान लो कि ऐसे इक्वल होगा, यहाँ पे आएगा, तब अगर ये पहला पेन गिरेगा, अगर मैं पहले पेन को गिराऊं तो ये दूसरे पेन को गिराएगा ही नहीं, अगर एग्जैक्टली इक्वल होगा तो, ठीक है। ग्रेटर होगा अगर इनके बीच का हाइट, सॉरी इन दोनों पेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर इस पेन के हाइट से ग्रेटर होगा तो भी अगर पहला पेन गिरेगा तो दूसरे पेन को नहीं गिराएगा, ठीक है। बट अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि इन दोनों पेन का जो हाइट है, वो हाइट क्या है, वो हाइट ग्रेटर है किससे, इस दोनों पेन के बीच के डिस्टेंस से ग्रेटर है, ठीक है। तब क्या होगा कि अगर मैं पहले पेन को गिराऊं तो ये दूसरे पेन को क्या करेगा, दूसरे पेन को फिर ये क्या करेगा, यहां से पुल करेगा, तो दूसरा पेन गिरेगा तो फिर ये तीसरे पेन को क्या करेगा, पुल करेगा, तो तीसरा पेन गिरेगा, उसी से क्या होता जाएगा, सारे पेन्स गिर जाएंगे। अब चाहे कितने भी पेन्स हो, चाहे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पेन्स हो, चाहे मैं बोलूं कि 10,000 करोड़ पेन्स हो, अगर मैंने पहले पेन को गिरा दिया और मैंने दो बात एज्यूम कर लिया कि एक तो एज्यूम कर लिया कि सारे पेन्स की हाइट इक्वल है, या मैंने पेन की जगह टाइल्स बोलूं तो सारे टाइल्स की हाइट इक्वल है, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या किया कि डिस्टेंस बिटवीन टू टाइल्स इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन टू टाइल्स इज लेस देन द हाइट ऑफ द टाइल्स। तो फिर ये क्या होगा कि अगर पहला टाइल गिरेगा तो दूसरा टाइल गिरेगा, दूसरा टाइल गिरेगा तो तीसरा टाइल गिरेगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमने क्या बोला, इसके हाइट को क्या बोला, n सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर हमने क्या बोला, m इज ग्रेटर देन n। m क्या है, m है हमारा हाइट ऑफ द टाइल, ठीक है, और n क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू टाइल्स। तो हमने क्या बोला, हाइट ऑफ द टाइल इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाइल्स। जो डिस्टेंस है ना दोनों टाइल के बीच का, वो क्या हमारा लेस है किससे, हाइट ऑफ द टाइल से। तो अगर ये टाइल गिरेगा तो क्या होगा, इसको गिराएगा, ये इसको गिराएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक कुछ लॉजिक है, उसको थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नोटेशन एज्यूम किया। मैंने बोला कि नाउ लेट अस अज्यूम now let us assume, this is 4th page, the notation। मैंने एक नोटेशन एज्यूम किया, the notation that p of n, ऐसे मैंने लिखा, p और n लिखा, इसको मैंने क्या बोला, nth टाइल विल फॉल, nth टाइल जो होगा वो फॉल करेगा। नाउ इफ p1 इज ट्रू, p ऑफ n को क्या बोला,
P ऑफ n हमारा एक नोटेशन है जिसमें मैंने बोला कि nth टाइल क्या होगा, फॉल करेगा। अब मैंने क्या बोला, इफ P1 इज ट्रू, अगर P1 ट्रू है, P1 ट्रू होने का मतलब कि फर्स्ट टाइल फॉल कर गया, गिर गया, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि फर्स्ट टाइल विल फॉल, ये फॉल करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, Pk इज ट्रू, इसको हमने अज्यूम कर लिया। इसको मैंने क्या बोला, Pk इज ट्रू। Pk इज ट्रू बोलने का मतलब क्या होगा कि जो kth टाइल होगा ना वो फॉल करेगा। इसको हमने क्या बोला, इंडक्शन एजम्पशन। इसको हमने बोला इंडक्शन एजम्पशन। ठीक है, तो अगर Pk ट्रू है इसका क्या मतलब होगा, kth टाइल विल फॉल। ठीक है, तो अगर kth टाइल फॉल करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है उसके जो सक्सीडिंग टाइल होगा वो भी फॉल करेगा। मतलब क्या होगा, Pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट k प्लस 1th टाइल विल फॉल। ठीक है, देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने Pn स्टेटमेंट क्या बोला कि nth टाइल विल फॉल। nth टाइल क्या होगा, फॉल करेगा, ये मैंने एक अज्यूम कर लिया नोटेशन। उसके बाद मैंने बोला कि P1 ट्रू है। P1 ट्रू बोलने का मतलब कि फर्स्ट टाइल गिर गया, फॉल हो गया। उसके बाद मैंने कोई भी रैंडम टाइल kth टाइल ले लिया। ठीक है, सबसे पहला मैंने क्या एजम्पशन लिया कि जो फर्स्ट टाइल है ना ये फॉल हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया कि कोई भी रैंडम टाइल, इस kth टाइल को मैंने बोला कि kth टाइल भी फॉल हो गया, गिर गया। तो अगर kth टाइल फॉल हुआ तो k प्लस 1 टाइल भी फॉल करेगा, और अगर k प्लस 1 टाइल फॉल करेगा तो फिर k प्लस 2 फॉल करेगा, एंड k प्लस 3 करेगा, एंड सो ऑन। तो ये एक ना चेन रिएक्शन टाइप बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि फिर हम क्या बोलेंगे कि जितने भी टाइल्स है ना ये सारे टाइल्स फॉल करेंगे, सारे टाइल्स गिर जाएंगे। तो इसको तुम देखो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हेंस इफ Pk इज ट्रू, मतलब kth टाइल अगर फॉल हुआ तो ये क्या इंप्लाई करेगा, Pk प्लस 1 इज ट्रू। दिस इंप्लाइज दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है कि तुम इसको ऐसे देखो, इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने बोला ना कि Pk इज ट्रू, मान लो k का वैल्यू हमने 3 डाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि P3 इज ट्रू, तो P3 इज ट्रू इसका मतलब थर्ड टाइल फॉल किया। तो अगर P3 ट्रू है तो P3 प्लस 1 इसका मतलब P4 भी ट्रू होगा, मतलब फोर्थ टाइल भी फॉल करेगा। K तो हमारा कोई भी रैंडम नेचुरल नंबर है, K का तो मैं वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर Pk ट्रू है तो Pk प्लस 1 ट्रू है। तो इस समय क्या पता चला कि ये जो Pn है ना ये ट्रू हो जाएगा सारे नेचुरल नंबर के लिए। मतलब क्या है कि तुम ऐसे करके इन्फानाइट टाइल्स भी डाल दो, यहाँ पे ऐसे करके इन्फानाइट टाइल्स भी डाल दो। हमें बस एक ही काम करना है, दो काम करना है। सबसे पहला हमें क्या कंफर्म करना है कि पहला टाइल फॉल हुआ, पहला ये कंफर्म करना है, स्टार्टिंग कंडीशन। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि फिर ये हमें एज्यूम कर लेना है कि बीच का कोई भी एक रैंडम टाइल गिरा है, मतलब kth टाइल गिरा है। और अगर kth टाइल गिरा है तो फिर उससे क्या कंक्लूजन मिल जाएगा हमें कि k प्लस 1th टाइल भी गिरा है। फिर हमें क्या पता चलेगा कि फिर जितने भी टाइल्स हैं वो सारे टाइल्स फॉल किए, सारे टाइल्स गिरे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मतलब एक लॉजिक है, इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे। किस में यूज़ करेंगे, अभी जो मैंने क्या बोला कि जो फॉर्मूलाज आते हैं ना जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होता है, ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होता है, उस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को प्रूफ करने के लिए हम ये सारे लॉजिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर अभी बस 2-3 मतलब एक लेक्चर आगे फिर सारी बातें जो है ना क्लियर होने लगेंगी। इसको जब मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगा ना इस लॉजिक को, तो फिर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा मोटिवेशन। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट्स।